Hello aspirants. 15th April is the date when dedicated course for Himachal Pradesh Civil Service Examination will begin on Chetan Bharat Learning. और उससे पहले हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश PCS प्री में पूछे गए डिफरेंट सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि हमें क्वेश्चंस के टोन एंड टेनोर का पता लग सके, डिफिकल्टी लेवल का, और साथ ही हर सब्जेक्ट के अंदर वो कौन से कोर एरियाज हैं जहां से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे साल 2021 की नोटिफिकेशन पर आए हिमाचल प्रदेश PCS प्री के पॉलिटी क्वेश्चंस। वी कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स बिगिन विद दैट हु डिसाइड्स दैट द मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLA फॉर मैटर other than those given in the 10th schedule of the constitution। एंटी डिफेक्शन लॉ की डिस्क्वालिफिकेशन को छोड़ दें तो बाकी डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड पर MLAs की डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करता है? ऑप्शंस आर द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट, गवर्नर और स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो देखिए, यूनिवर्सल रूल के तौर पर याद कर लें, एंटी डिफेक्शन लॉ की डिस्क्वालिफिकेशन विल बी डिसाइडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। इफ इट इज कम टू MLAs, देन द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड इफ इट इज कम्स टू द लोकसभा, देन स्पीकर ऑफ लोकसभा। और इसके अलावा जितनी भी डिस्क्वालिफिकेशन है MLAs की, दैट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। So here our answer will be C, governor of the state. Now ये भी याद रखें कि डिस्क्वालिफिकेशन और इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जैसी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रिसेंट हिमाचल प्रदेश के अंदर जो अपहीवल कॉज हुआ है, 6 MLAs को डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो राज्यसभा के इलेक्शंस, व्हिप, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस बार के एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर वैल्यू की वजह से। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चंस। Which article of the Constitution of India bars the member of parliament from holding an office of profit under the government of India or government of any state? Office of profit को disqualification का ground किस article में बनाया गया? Options are very close: 100, 101, 102, 103, और आगे क्लॉज और सब क्लॉज भी दिए गए हैं। तो उसको सिंपली याद रखेंगे। वैसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्टी लेवल हाई नहीं है इसमें। आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड दिए गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, और आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 में पहला ही डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड इज बेसिकली अबाउट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कि अगर कोई लेजिस्लेटर या खासकर क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो MP की पोस्ट पे रहते हुए अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे आ जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और पास्ट में ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी रहे हैं, जैसे मैडम सोनिया गांधी या फिर जया बच्चन मैम हो। सो 102 आर्टिकल में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड बताया गया। इसके अलावा जैसे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट यहां पर दर्ज है, इसके अलावा लॉस ऑफ सिटीजनशिप यहां पर है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यहां पर एज अ डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड दर्ज किया गया है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा, 103 आर्टिकल भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, क्योंकि 103 आर्टिकल में कहा गया है कि 102 की डिस्क्वालिफिकेशन इन रिलेशन टू MP विल बी डिसाइड बाय द प्रेसिडेंट, बट वो मैटर प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रेफर करना पड़ेगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन बाइंडिंग इफेक्ट रखती है प्रेसिडेंट पर। तो अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है किसी MP को, तो प्रेसिडेंट खुद से या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे डिसीजन नहीं लेंगे, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइस जो कि बाइंडिंग है, उसके आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड की जाएगी। बट अल्टीमेटली द सिग्नेटरी अथॉरिटी, और यू कैन से कि हमारा ऑब्जेक्टिव आंसर क्या होगा, वो होगा प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं इन मैटर ऑफ MP। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन? बजट के दौरान जब वोटिंग स्टेज चलती है तो 3 तरह के कट मोशन, दैट इज पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट और टोकन कट लाए जा सकते हैं। तो यहां पर पूछा गया है इन कट मोशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, एम क्या है? सो हियर टू रिड्यूस द इनकम टैक्स, टू रिड्यूस द एक्साइज ड्यूटी, टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल, या फिर टू रिड्यूस द प्लान एक्सपेंडिचर। हालांकि प्लान और नॉन प्लान वाली क्लासिफिकेशन तो अब खत्म कर दी गई है, तो सीधे तौर पे याद रखेंगे टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन बजट प्रपोजल। एक तो कट है, एनहेंसमेंट तो होगी नहीं कट के नाम पर, तो रिड्यूसिंग किया जाता है। तो बजट में डिफरेंट एलोकेशंस जो की जा रही होती हैं, डिफरेंट डिमांड फॉर ग्रांट जो प्रपोज की गई होती हैं, उसमें कट की डिमांड की जाती है। फॉर एग्जांपल पॉलिसी कट का डिमांड ये होता है कि डिमांड और एक्सपेंडिचर टू बी रिड्यूस टू ₹1। इकोनॉमी कट में स्पेसिफिक अमाउंट का रिडक्शन सॉर्ट किया जाता है। एंड फाइनली
टोकन ग्राउंड में, टोकन कट मोशन के अंदर 100 रुपीज का कट प्रपोज किया जाता है. सो कट मोशन इज एम्ड एट टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर इन बजटरी प्रपोजल्स. नेक्स्ट वी मूव टू through 73rd Constitutional Amendment Act. 1/3 seats for the women are reserved in Panchayat under which article? So it is Article 243A, 243B, 243C और 243D. देखिए, हम नॉर्मली कहते हैं कि सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस रिपीट नहीं किए जाते हैं. अब इससे पहले हम एक और वीडियो में जो 2023 के अंदर एग्जाम कंडक्ट किया गया था 2022 की नोटिफिकेशन पे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे. सेम चीज, अब सीधा क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन सीधी ये चीज स्टेटमेंट में पूछी जा चुकी थी. तो मतलब सेम स्टेटमेंट, सेम फैक्ट रिपीटेडली पूछा जा सकता है. आगे आपको एक दो क्वेश्चन और ऐसे मिलेंगे. सो हियर इट कम्स कि आर्टिकल 243D से याद कर लीजिए, पंचायती राज में रिजर्वेशन, वेदर इट इज इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, वो भी आर्टिकल 243D में है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन इन पंचायत एरिया. और विमेन के लिए भी रिजर्वेशन 1/3 इंक्लूडिंग द विमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 243D of the Constitution. Next we move to when any official does not perform his duty, High Court or Supreme Court can issue which writ? अब High Court under Article 226 और Supreme Court under Article 32 writ jurisdiction रखते हैं. सो फिर किस मैटर में और कौन सा मैटर पूछा जा रहा है? अगर कोई ऑफिशियल, पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कौन सी? हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, कोवरेंटो, मैंडेमस, इनमें से कौन से रिट इशू करता है? I believe you know the answer, and that is mandamus. Mandamus in verbatim means we command, the command. Here court commands that public official who is not performing his or her official duty to do his duty for which he is legally bound to. तो जो भी उसकी लीगल ड्यूटी है, लॉफुल ड्यूटी है, उसको परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है. और कई बार मैंडेमस के थ्रू ही एब्सटेन का भी ऑर्डर होता है कि कुछ एक्शन नहीं करना है, वो भी मैंडेमस की ही इफेक्ट के अंदर आता है. सो हियर आंसर इज सी, द मैंडेमस. मूव टू व्हिच आर्टिकल हैव बीन इंसर्टेड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन 2019. याद रखिए, जो 2023 का पेपर है उसमें भी EWS के ऊपर क्वेश्चन था, उसमें अमेंडमेंट पूछी गई थी. तो उससे पहले साल में आप देखें तो सीधा, और ये थोड़ा सा इसलिए क्रिटिकल हो गया था क्योंकि क्लॉजेस की बात कर रहा है, तो कई बार हमें क्लॉजेस याद नहीं रहते हैं. लेकिन लॉजिकल है कि बिल्कुल एंड के क्लॉजेस ही ऐड किए गए होंगे, पहले वाले तो ऐड नहीं करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2019, EWS के लिए कुछ बेनिफिट्स ऐड किए गए थे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, जिसमें आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 ऐड किया गया और 16 में भी क्लॉज 6 ऐड किया गया. आर्टिकल 15 इज लार्जली रिलेटेड टू वेलफेयर मेजर्स एंड welfare measures or support system in educational institute in favor of economic weaker section of society. And Article 16 Clause 6, that is 10% quota reservation in government jobs for economic weaker section of society. So answer will be the D. Then we move to the purpose of adjournment motion is to. Adjournment motion जो सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, मिनिमम 50 MP की सपोर्ट चाहिए, और अगर adjournment motion पास हो जाता है तो हाउस में चल रही किसी भी कार्रवाई को कम से कम 2.5 घंटे के लिए स्थगित किया जाता है, एडजॉर्न कर दिया जाता है. और जिस पब्लिक इंपॉर्टेंस, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे पर एडजॉर्नमेंट मोशन लाया गया है, उस पर डिबेट एंड डिस्कशन किया जाता है. सो यहां पर जैसे पूछा गया है, पर्पस क्या है? क्या पर्पस है टू सीक द लीव ऑफ द हाउस टू इंट्रोड्यूस अ बिल? ऑब्वियसली नॉट. सेंशर द गवर्नमेंट, उसके लिए तो सेंशर मोशन आएगा, तो ये भी नहीं है. टू प्रपोज अ रिडक्शन इन द बजट? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है. और वो तो अगर किसी खास प्रपोजल में आपको रिडक्शन चाहिए तो कट मोशंस आपको लेके आने होंगे. एंड देन लास्टली जो बचा है वही आंसर है, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. कोई भी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की घटना अगर घट गई है तो फिर एक MP 50 MP के सपोर्ट के साथ एडजॉर्नमेंट मोशन ला सकता है कि भई ये जो रेगुलर कार्रवाई चल रही है इसको एडजॉर्न कीजिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट घटना घट गई है, हम उसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन करेंगे. D इज अवर आंसर. मूविंग टू नाउ, दिस इज अ सब्जेक्टिव. जैसे अभी तक हम देख रहे हैं ज्यादातर फैक्चुअल प्रमाइस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये कैसा है जो सब्जेक्टिव नोशन में जाता है. सो हियर इट कम्स, जुडिशरी इन इंडिया enjoys the power of judicial review on the principle of procedure established by law, which means. अब दोनों एक्सप्रेशन को मिला के इसका मीनिंग पूछा जा रहा है.
कि जुडिशियल रिव्यू तो कर सकते हैं बट अंडर द लाइट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कर सकते हैं। जो आर्टिकल 21 में हम देखते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, और एक अमेरिकन फिलॉसफी है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसका जो फर्क हम पढ़ते हैं पॉलिटी के दौरान। सो हियर इट कम्स कि भाई इंडिया में लिमिटेड है, और कैसे? सो जज इन इंडिया कैन डिक्लेयर अ लॉ इनवैलिड सिंपली बिकॉज इन देयर ओपिनियन द लॉ इज नॉट ड्यू। भाई ये तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाली फिलॉसफी है जो यूएस में चलती है, इंडिया में नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली प्रोवाइडेड नहीं है। देन जजेस इन इंडिया कैन क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ अनड्यू लॉ इवन इफ इट इज विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन ड्यू वर्ड यहां पर आ रहा है। सो किसी भी लॉ की रीजनेबलनेस, जस्टनेस, इक्विटेबलनेस चेक नहीं की जा सकती है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। आपको सिर्फ संवैधानिकता की जांच करनी है, तो अगर वो विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको तो इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी को नहीं जांच करेंगे। देन कम्स थर्ड ऑप्शन, जजेस इन इंडिया कैन नॉट क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ लॉ provided it is within the limits of the constitution, and D is none of the above answer. So here by conjoint expression of two phrases here, that power of judicial review, that too under the light of procedure established by law, so best answer is judges in India cannot question the validity of law provided it is within the limits of the constitution. अगर कोई law constitutional principles की, constitutional provision की violation नहीं कर रहा है तो according to procedure established by law जजेस उस लॉ को इनवैलिड करार नहीं कर सकते हैं। और जो लार्जर एक्सप्रेशन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो यूएस डॉक्ट्रीन है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, वहां पर जजेस अगर लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रमाइस के अंदर भी है तब भी उसकी रीजनेबल जस्टिस के आधार पर उसको इनवैलिड करार दे सकते हैं। तो ये फर्क है यूएस और इंडियन डॉक्ट्रीन का। नाउ वी मूव टू what do you understand by 0 hour in Indian parliamentary procedure? Let's check the option. The time at the end of the question hour and before the debate on the other agenda of the day. Time just before the question hour, when any special privilege motion is accepted, or first hour of the session. Session का पहला घंटा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। So we know that 0 hour 1962 में की गई एक इंडियन इनोवेशन थी, और जब इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 0 आवर लाया ही इसलिए गया था कि क्वेश्चन आवर और एजेंडा ऑफ द डे के बीच में जो टाइम गैप है इसको फिल किया जा सके। और ये फ्री टाइप का आवर है कि जो एमपीज हैं वो कोई भी मैटर बिना किसी प्रीसीडिंग नोटिस के यहां पर रेज कर सकते हैं, ऑब्वियसली विद द परमिशन ऑफ द चेयर। सो आंसर इज दैट टाइम एट द एंड ऑफ क्वेश्चन आवर एंड बिफोर द डिबेट ऑन other agenda of the day, that is relevant expression about 0 hour. So A is our answer. Moving to what constitute definition of money bill under article 1(1) of the Indian Constitution. ये सवाल भी आने वाले साल में पूछा जा चुका है। So here it comes, the imposition, abolition, alteration in regulation of any tax. Yes, it is there. Then second, the regulation of borrowing of money by central government. Yes, it is there. And then comes the appropriation of money out of the consolidated fund of India. It is also there. So answer is all the above. Article 110 के अंदर हमने इससे पिछली वीडियो में बात की है, 6 कोर मनी मैटर हैं और सातवां के कोई भी इंसुलरी मैटर जो कि 6 कोर मनी मैटर्स के ऊपर है। तो इट इज मोर 6 के 6 जो मनी मैटर हैं, अगर उसको आप ग्राउंड जीरो करें 3 में और याद रखने के लिए, सो इट इज अबाउट के जो भी टैक्स लॉज हैं, इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई बोरोइंग करती है इसके क्लॉजेज हैं, या फिर कस्टडी ऑफ फंड्स, और तीनों फंड का जिक्र यहां पे किया गया है। दैट इज सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कस्टडी ऑफ फंड से रिलेटेड है। सो हियर आंसर इज ऑल द अबव। 110 वैसे भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अच्छे से पढ़ के जाएं, सारे ही स्टेट एग्जाम में यूपीएससी में रिपीटेडली ये पूछा जाता रहा है। देन वी मूव टू what is the current position of representation of Anglo-Indians in Lok Sabha? So 2 Anglo-Indians are nominated by the president. ये तो पुरानी व्यवस्था थी। Then 1 Anglo-Indian is represented. ये पुरानी व्यवस्था थी राज्यों की विधानसभाओं के अंदर। एंड देन नॉमिनेशन ऑफ देम हैज बीन डन अवे विद द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड फाइनली दे आर नॉमिनेटेड एज पर द पॉपुलेशन। सो वी नो दिस थिंग कि 104th अमेंडमेंट 2020 के तहत जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन लेजिस्लेटिव हाउस, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट एंड लोकसभा, यहां पर उसको 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है
2030 तक लागू कर दिया गया, आर्टिकल 334 में अमेंडमेंट की गई है। लेकिन जो एंग्लो इंडियन की नॉमिनेशन का क्लॉज था, अब वो भी क्योंकि 10 साल के लिए था, हर 10 साल पे बढ़ाया जाता था, 104 अमेंडमेंट के साथ, क्योंकि उस टाइम पीरियड को बढ़ाया नहीं गया है, तो अब ये जो एंग्लो इंडियन की नॉमिनेशन का प्रोसीजर था, ये 104 अमेंडमेंट के इफेक्ट की वजह से अब खत्म हो चुका है, डन अवे हो चुका है। सी इज अवर आंसर। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस जो कि 2021 के पेपर में पूछे गए थे, 2022 में कंडक्ट कराया गया था, इसको 21 की नोटिफिकेशन थी। सो हियर इट कम्स के इन सारे क्वेश्चंस को जो हमने क्विकली देखा है, इसमें अगर आप देखें तो सिंपल टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल को हाई नहीं किया। हैविंग सेड सो, इसमें आप वो भी क्वेश्चन देख रहे हैं जहां पर माइन्यूट चीजें भी पूछी जा रही हैं, मतलब कि अगर हम पॉलिटी को बहुत लाइटली हैंडल करके और ऊपर ऊपर से पढ़ के जाके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप देख रहे हैं इसमें अमेंडमेंट से लेके आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं और आर्टिकल के अंदर क्लॉजेस भी पूछे जा रहे हैं, और साथ ही कॉन्सेप्ट बेस पर भी आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ का फर्क भी पूछा जा रहा है। सो एक डिसेंट अमाउंट के अंदर आप एनर्जी इन्वेस्ट करें और एक लिमिटेड टाइम के अंदर फोकस तरीके से अगर पॉलिटी सब्जेक्ट को आप तैयार करते हैं तो यहां पर करेक्ट आंसर का रेशियो बहुत हाई हो सकता है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। सो आगे आने वाले वीडियोस में पॉलिटी के साथ साथ बाकी भी सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर सकें और एक कंसोलिडेटेड बेस बना सकें अपनी तैयारी के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।